हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, कुछ को डर भी लग रहा होगा। तो कोई बात नहीं, ये सभी के साथ होता है, थोड़ा बहुत डर लगता है, लेकिन ज़्यादा नहीं डरना है, क्योंकि ज़्यादा डर से, ज़्यादा हड़बड़ाहट से एग्ज़ाम खराब हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं करना है, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। और कुछ बच्चों का ये होता है कि नंबर नहीं बन रहे होते हैं कि भाई मैं तो टेस्ट लगा रहा हूँ 70 नंबर ही आ रहे हैं, 80 नंबर ही आ रहे हैं। तो वो परेशान ना हो, बस पढ़ते रहें। कभी बीच में कंटेंट पढ़ लिया, वीक के बीच में रिवीजन के लिए, कभी प्रैक्टिस कर लिए, कंटेंट पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली। इसी तरह से करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, नंबर इंप्रूव हो जाएंगे। और ये देखिए कि कहाँ नंबर कट रहे हैं, जहाँ कट रहे हैं उस पर वर्क कीजिए, ठीक है, मतलब उसे अच्छे से पढ़िए। तो हम कर रहे हैं ईवीएस की पेडागोजी, इससे पहले की हम कर चुके हैं। ये थोड़ा सा पोर्शन बचा था, वो मैं आज कंप्लीट करवा दूंगी। लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं, तो उन्हें भी कर लेंगे, ठीक है। तो सेशन में लास्ट तक बने रहिए, एक भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो टाइम ऐसा चल रहा है कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो भी आप क्या पता अच्छे नंबर ले आए। और मैंने सारे सब्जेक्ट की थ्योरी पे ही ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप खुद भी कर लेंगे। जो बच्चे नए हैं उन्हें थ्योरी पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत आती है, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो सभी कराते हैं, है ना। तो इंग्लिश की मैंने सारी थ्योरी करा दी, इंग्लिश पेडागोजी की। ईवीएस की मैंने सारी करा दी है, ईवीएस पेडागोजी। अब हम कर रहे हैं मैथ पेडागोजी की, मैंने सारी करा दी है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लियो। वीडियो भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी सी वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन में, लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। इससे पहले का हम कर चुके हैं कल, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लें, ठीक है। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं, जैसे कि गिफ्टेड चिल्ड्रन है और स्लो लर्नर्स हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन यानी जिनका आईक्यू ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, अबोव एवरेज होते हैं, सुपीरियर होते हैं, लिख देती हूँ मैं। जिनका ये भी पूछ लेता है 140 प्लस इनका आईक्यू होता है टर्मन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सुपीरियर होते हैं, ठीक है, अबोव एवरेज होते हैं और क्यूरियस होते हैं बहुत ज़्यादा। इनका नेचर कैसा होता है? क्यूरियस होता है, जिज्ञासु होते हैं, क्वेश्चंस पुट आउट करते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुट आउट करते हैं। थिंकिंग भी अच्छी होती है, क्रिएटिव होते हैं, ठीक है, क्रिएटिव होते हैं, एक्टिव भी होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब याद कर लेते हैं, अच्छी मेमोरी होती है इनकी, कंसंट्रेशन पावर भी अच्छा होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं गिफ्टेड चिल्ड्रंस की। तो मैंने जो इंटेलिजेंस वाला टॉपिक कराया था मैंने उसमें भी बता दिया था, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये होता है गिफ्टेड चिल्ड्रन की कैरेक्टरिस्टिक। स्लो लर्नर होता है जो धीरे धीरे सीखते हैं, कोई बात 10 बार बता रहे हैं तो भी एक बार बहुत आराम से समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इनके लिए किस तरह का प्रावधान होना चाहिए वो भी आगे पढ़ेंगे। फिर होते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, यानी जो जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी को चलने में दिक्कत है, ठीक है, किसी को देखने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, हियरिंग इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है, और लोकोमोटर इम्पेयर्ड, ठीक है। फिर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए जिससे कि वो अपने पोटेंशियल को अचीव कर सकें, है ना। तो सारी चीज़ों पे बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, यानी गिफ्टेड एंड स्लो चिल्ड्रन, जो धीरे से सीखते हैं और जो बहुत ज़्यादा तेज सीखते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन। फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन या चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, जिन्हें डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, मैथ की कैलकुलेशंस नहीं कर पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, और मैं 2 बार करा चुकी हूँ लर्निंग डिसेबिलिटी। 5 से 7 मिनट की वीडियो है, आपके 1-2 नंबर कहीं नहीं जाएगा यहाँ से अगर आप देख लेते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज पार्ट ऑफ सोसाइटी, यानी जो वंचित ग्रुप के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस थे। अब इनकी नीड्स को हमें कैसे पूरा करना है ये हम देखेंगे। सेग्रीगेशन, डिफरेंट स्कूल की इनके लिए डिफरेंट स्कूल बनाते हैं, इन्हें सेग्रीगेट कर दें। सेग्रीगेट का मतलब है अलग अलग स्कूल में डाल दें, कि भाई तुम हैंडीकैप्ड हो या तुम चल नहीं पाते तो तुम्हारा अलग स्कूल हो गया, या तुम अलग सेक्शन में हो गए, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम अच्छा कर पाते हो तो तुम्हारे लिए अलग सेक्शन हो गया। तो ऐसा हमें नहीं करना है। जहाँ ये ऑप्शन आए आंख बंद करके कट कर देना, ठीक है। ना हमें बच्चों को सेग्रीगेट करना है, ना ही लेबल करना है, ठीक है, ना ही कोई टोन उनके लिए यूज करना है। गलत वर्डों का प्रयोग बच्चों के लिए नहीं करना है, ठीक है। मैं इसलिए इस बात पे ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि इन ऑप्शन से आपको बचना है। अगर आपको क्वेश्चन करना भी नहीं आ रहा है ना, तो अगर आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर देंगे कि भाई ये भी नेगेटिव लग रहा है, ये भी नेगेटिव लग रहा है, तो भी आप आंसर निकाल लेंगे। और मैंने पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स की जो वीडियो कराई है आप उसे देख लें, क्योंकि ऑप्शंस ज़्यादा से ज़्यादा आपके ठीक होंगे, आपको पता चल जाएगा कि किन ऑप्शन से आपको बचना है, ठीक है।
इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है कि सभी बच्चे एक स्कूल में पढ़ें, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पेशल अटेंशन उन्हें मिले। तो भाई जब बिल्कुल फायदा नहीं है, अगर बच्चों को अटेंशन ही नहीं मिल रही है, कोई हैंडीकैप्ड है, कोई देख नहीं पा रहा है, अगर उन्हें अटेंशन ही नहीं मिल रही है तो वो भी अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जो स्कूल होते हैं, इंटीग्रेटेड स्कूल हैं, वो भी अच्छे नहीं है, ठीक है। नो स्पेशल टीचर, ना ही कोई स्पेशल टीचर मिल रहा है, ना सेपरेट करिकुलम है, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है कि भाई ना तो स्कूल में रैंप है, ना व्हील चेयर है, ना हियरिंग एड्स हैं यानी जिन्हें सुनने में दिक्कत है, ना उनके लिए कोई प्रावधान है, और ना ही इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। तो ये भी गलत तरीका है, ठीक है। तो सही तरीका कौन सा है फिर? तो सही तरीका है इंक्लूसिव एजुकेशन, सबसे अच्छा है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी की नीड्स को ध्यान में रखा जाता है, चाहे कोई बच्चा किसी भी इम्पेयर्ड से ग्रस्त हो, कुछ भी डिसेबिलिटी हो, उसे गिफ्टेड हो, स्लो लर्नर हो, किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, कोई भी उसकी भाषा हो, कोई किसी भी तरह से वंचित ग्रुप से हो, सभी को क्या है सेम स्कूल में रखा जाता है और स्पेशल अटेंशन दी जाती है। जैसे कि जिस बच्चे को चलने में दिक्कत है उसे व्हील चेयर का प्रयोग कराया जाता है, रैंप लगाई जाती है स्कूल्स में, ठीक है। जिन्हें सुनने में दिक्कत है उन्हें हियरिंग एड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिन्हें देखने में दिक्कत है उन्हें ब्रेल लिपि का प्रावधान किया जाता है कि ब्रेल से पढ़ें, या फिर टैक्टाइल मटेरियल दिया जाता है, ठीक है। टैक्टाइल मटेरियल होता है जिसे टच एंड फील कर लेते हैं बच्चे, ठीक है, जिन्हें देखने में दिक्कत होती है, ठीक है। क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में? स्पेशल टीचर्स भी दिए जाते हैं, ठीक है, जहां जरूरत हो वहां स्पेशल टीचर्स भी रखे जाते हैं। सेपरेट करिकुलम भी होता है, ठीक है, यानी बच्चों को सेपरेट भी पढ़ा सकते हैं। भाई जिन्हें दिख नहीं रहा है उन्हें थोड़ा सा आगे बैठा दें या फिर उन्हें कुछ और उनके लिए एक्स्ट्रा करें। उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, यानी रैंप्स भी होते हैं, व्हील चेयर, हियरिंग एड्स भी होते हैं, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को मौके देना, और इक्वली, ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो तुम ही बताओगे, ठीक है, स्पोर्ट्स पीरियड है तो तुम ही जाओगे, तुम नहीं जाओगे, तो ऐसा नहीं करना है। सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने यानी समान मौके देने हैं, जिससे कि वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर सके। अब देखो मैं बताती हूँ रियल लाइफ का ही एग्जांपल कि अगर कोई बच्चा हैंडीकैप्ड है, मतलब चलो उसके पैरों में प्रॉब्लम है किसी बच्चे के, किसी भी पर्टिकुलर के तो अगर उसे स्टार्टिंग से ही ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है कि उसे अच्छे स्कूल में ले जा रहे हैं, वहाँ उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बच्चे पे फोकस किया जा रहा है, घर में भी उस पर अच्छा ध्यान दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है वो बच्चा सबके बराबर ही रहेगा। IAS IPS तक भी बच्चे बनते हैं जो हैंडीकैप्ड होते हैं, तो ठीक है, इन्हें क्या है इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जिससे वो अपने पोटेंशियल को पहचान सकें। भाई दिमाग में थोड़ी दिक्कत है, शरीर में भी हो सकती है, शरीर में तो किसी के भी हो सकती है ना। तो क्या है, इन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और ऐसा फील ना कराएं कि इन्हें एम्बेरसिंग फील हो, सिंपैथी दिखाएं इनकी तरफ, तो ये भी गलत है, ठीक है। इन्हें बिल्कुल इक्वली ट्रीट करना है जैसे बाकियों को करते हैं। एड्रेसिंग स्पेशल नीड्स में दोबारा और आगे देख लो, नो सिंपैथी नो पार्शियलिटी, ना तो इन्हें सिंपैथी दिखानी है ना ही पार्शियलिटी करना है। सिंपैथी मतलब सहानुभूति की, बेचारा फील करा रहे हैं, भाई बेचारे को दिक्कत है, तो इस तरह के वर्ड्स बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं। इन्हें कोई सिंपैथी की जरूरत नहीं है, ये सबके जैसे ही होते हैं, ठीक है। ना पार्शियलिटी करनी है कि भाई तुम तो यहाँ बैठो अलग, तुम यहाँ जो अच्छे बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, तुम इधर बैठो, तो ऐसा भी नहीं करना है। सभी के लिए समान शिक्षा रखनी है, यानी एजुकेशन फॉर ऑल का प्रावधान होना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी दें सबको, सभी को समान अवसर देने हैं कि क्वेश्चंस अगर पुट आउट कर रहे हैं तो सभी बताएंगे, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप को बुला के उससे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, सभी को समान शिक्षा देना, ठीक है, एक ही क्लास में बैठा के सबकी नीड्स को पूरा करना, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन भी आपका यहाँ से थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा अगर जिसे नहीं समझ आ रहा है। फिर है हाउ शुड EVS लर्निंग भी ऑर्गेनाइज, EVS कैसे ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, EVS को कैसे पढ़ाना चाहिए। देखो EVS को क्या है, एनवायरनमेंट से लिंक करके पढ़ाएं, ऐसी अपॉर्चुनिटी दें बच्चों को, ऐसा एनवायरनमेंट दें कि बच्चा क्या है एक्सप्लोर कर सके, एक्सपेरिमेंट्स कर सके, सभी के बारे में जान सके। इस तरह की एजुकेशन हो जो बच्चे के लिए भी अच्छी हो और फ्यूचर के लिए भी अच्छी हो, यानी ट्रू टू चाइल्ड एंड ट्रू टू लाइफ, ठीक है। इस तरह की एजुकेशन देनी है बच्चे को, ये पॉइंट आया हुआ है सीटेट में, ठीक है। किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, किस तरह की लर्निंग होनी चाहिए जो कि ट्रू टू लाइफ हो और ट्रू टू चाइल्ड हो, यानी बच्चे के लिए भी सच्ची हो, अच्छी हो और लाइफ के लिए भी, ठीक है। हाउ शुड EVS लर्निंग भी ऑर्गेनाइज, किस तरह से ऑर्गेनाइज करनी है, फैसिलिटेट एक्सप्लोरेशन
फ्रॉम नॉन टू अननोन, यानी ज्ञात से अज्ञात की तरफ। इसका क्या मतलब होता है कि बच्चे को जो पता है, जब बच्चा क्लास में आता है तो अपने साथ कुछ ना कुछ अनुभव तो लेके आता है, उसे कुछ ना कुछ तो पता होता है। तो जो भी हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसकी रियल लाइफ से रिलेट करें और उसे देखें कि पहले से क्या आता है और उसी को जोड़ के आगे पढ़ाना, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। ठीक है, तो ये होता है नॉन टू अननोन। ठीक है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जब भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो पहले क्या है, मूर्त वस्तुएं दिखाएं, उसे कॉन्क्रीट मटेरियल दिखाएं, यानी ठोस चीजें दिखाएं। जैसे कि सर्कल पढ़ा रहे हैं या कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उसे क्या है, बॉल दिखा सकते हैं, भाई संतरा भी दिखा सकते हैं। तो क्या है, पहले कॉन्क्रीट चीजें दिखाएं, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएं, यानी सरल से आसान की तरफ, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये मैगजीन्स आपको फॉलो करने हैं। नॉन टू अननोन यानी प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, बच्चा एक्सप्लोर करेगा, डिस्कवर करेगा, खोज करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ ईवीएस लर्निंग भी ऑर्गेनाइज, और किस तरह से ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, लोकल टू ग्लोबल होना चाहिए, यानी पहले क्या है, धीरे धीरे रिलेट करें चीज़ों को। पहले जब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी रियल लाइफ से रिलेट करें, फिर उसके एनवायरनमेंट से रिलेट करें, आस पड़ोस से रिलेट करें, फिर उसके क्षेत्र के बारे में, फिर इंडिया के बारे में यानी कंट्री के बारे में, और फिर इंटरनेशनली जाएं, यानी लोकल से ग्लोबल की तरफ जाएं। ठीक है, फिर है डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग ये एक बहुत पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है कि बच्चा अलग अलग पर्सपेक्टिव में सोच पाता है, यानी अलग अलग दिशाओं में सोच पाता है, नए नए आइडियाज आते हैं उसके माइंड में, इंस्टेंट आइडिया, अरे वाह मेरे दिमाग में ये आइडिया है, ये क्वेश्चन तो ऐसे भी सोल्व हो सकता है ना। इंट्यूटिव लगाता है, यानी अनुमान लगाता है, गैसेस करता है कि भाई ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, अपनी थिंकिंग को डेवलप करता है, इमेजिनेशन लगाता है ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन को करने में। ठीक है, इंट्यूटिव आइडियाज लगाता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की सोचता रहता है। ठीक है, क्रिएटिव करने की सोचता है, हॉरिजेंटली सोचता है, हॉरिजेंटल थिंकिंग होती है बच्चे की। ठीक है, और ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग भी बहुत पॉजिटिव वर्ड है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, नए नए आइडियाज सुझाना, नए नए आइडियाज बच्चे के दिमाग में आना है, नए नए आइडियाज को अप्लाई करना, अलग अलग पर्सपेक्टिव में अप्लाई करना। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को 10 तरह से करने की कोशिश करना। ठीक है, वो होते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, जिसकी सोच बिल्कुल लिमिटेड हो, कि भाई कोई भी क्वेश्चन पूछा बिल्कुल फैक्ट बेस्ड, कि एक ऑप्शन उसका बता दिया, जैसे कि MCQ क्वेश्चन होते हैं या 1 वर्ड क्वेश्चन होते हैं, कि भाई क्वेश्चन पढ़ा और एक शब्द में उसका आंसर दे दिया, ना तो ज़्यादा सोच पाता है और ना ही ज़्यादा थिंकिंग को डेवलप कर पाता है। ठीक है, तो ये कैसी है, लीनियर थिंकिंग होती है, यानी एक दिशा में बिल्कुल सीधा सोचना। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो ये अच्छी नहीं होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये अच्छी होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये पॉजिटिविटी की तरफ जाती है। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बताती रहूँगी कि किस तरह के ऑप्शंस को आपको चॉइस करना है। ठीक है, फिर दोबारा से डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग में फाइंडिंग वेरियस डिफरेंट टेक्निक्स, जैसे कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो अलग अलग टेक्निक लगाएगा बच्चा। ठीक है, अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग है। और कन्वर्जेंट थिंकिंग है तो क्या करेगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला उठाएगा, फॉर्मूला रखा और कर दिया। ठीक है, जैसे कि कंपटीशन में करते हैं, शॉर्टकट मारा कर दिया, आंसर निकलना चाहिए, तो ये है कन्वर्जेंट थिंकिंग। और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है कि बच्चे के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, 10 तरह से क्वेश्चन को वो कर पाए, शॉर्ट ट्रिक से भी करवाए, फॉर्मूले से भी कर पाए, नए नए मतलब कुछ भी कहीं से भी कुछ भी इतने सारे मेथड सुझा पाए कोई भी क्वेश्चंस करने के। ठीक है, फिर है ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। नाम से ही पता चल रहा है ओपन एंडेड एंड क्लोज, यानी ओपन बिल्कुल खुला, जिसका ओपन एंडेड होता है जिसमें बच्चा इतना सोच पाता है, जैसे कि टेल मी अबाउट योर स्टडी हैबिट, तो बच्चा क्या है, सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि भाई मैं क्या क्या करता हूँ पूरे दिन में, मेरी क्या क्या एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। ठीक है, मतलब ये इसमें भी डाइवर्जेंट थिंकिंग ही बच्चे की लगती है। ठीक है, बच्चा सोच पाता है, अपनी फ्लुएंसी दिखा पाता है, जैसे कि हम कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं, लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं, जैसे कि हम बीएड में लिखते हैं, तो उसमें क्या है, हम ओपन एंडेड थिंकिंग लगाते हैं अपने, वो कैसे होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती, हम अपने विचारों को बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं 1 वर्ड में जिनका आंसर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि कन्वर्जेंट थिंकिंग में। ठीक है, कि कोई पूछे तुमसे कितने घंटे सोते हो, बता दो कि भाई मैं तो 8 घंटे सोता हूँ, है ना। और कोई तुमसे पूछे कि अपनी स्टडी, अपनी हैबिट्स बताओ, पूरे दिन की एक्टिविटीज़ बताओ, कि तो आप सोचोगे कि मैं सुबह उठा था, मैंने क्या किया था, मैंने चाय पी, फिर उसके बाद मतलब जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, है ना। तो ये होता है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड यानी बिल्कुल भी सोचना ना पड़े, सीधी बात मुँह पे। ठीक है,
फिर है इम्पैक्ट ऑफ ट्रेडिशनल इवेल्यूएशन सिस्टम ऑन स्टूडेंट्स, यानी जो ट्रेडिशनल सिस्टम हुआ करता था इवेल्यूएशन का, जो पहले टाइम पे मूल्यांकन हुआ करता था यानी ओल्ड मेथड, उसका क्या इम्पैक्ट है बच्चों पे। दिस यूज टू क्रिएट प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन, यानी पहले टाइम पे क्या हुआ करता था, पहले टाइम पे जो एग्जाम हुआ करते थे या जो भी पढ़ाई का सिस्टम था, जो भी मूल्यांकन का तरीका था, वो कैसा था कि बच्चों पे प्रेशर रहता था कि भाई तुम्हें 90% नंबर लेके आने हैं, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, इसलिए तो बच्चे सुसाइड करते थे। आज के टाइम में इतना प्रेशर है नहीं, लेकिन तब भी है वैसे बहुत सी फैमिलीज में, लेकिन क्या है बच्चों पे एक प्रेशर रहता था पहले टाइम पे। क्या बच्चे जो हैं ज़्यादा रटने पे ध्यान दिया करते थे, ना कि समझने पे। भाई समझ के कौन से नंबर आ रहे हैं, रट लो, बस नंबर लाने हैं, नंबर लाने, परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, सोसाइटी में नाम होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाओ, साम दाम दंड भेद सब लगा दो, है ना। Children just used to learn from books, other areas such as sports, music used to be neglected, यानी बच्चे उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि सिर्फ बुक पे ही फोकस, बुक ही पढ़नी है, तुम्हें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, ना तुम्हें स्पोर्ट्स करने हैं, ना तुम्हें म्यूजिक में जाना है, ये सब चीज़ों को नेग्लेक्ट करना है, इन सब चीज़ों से बचना है। तो ये क्या है ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन सिस्टम में होता, तो अब भी देखो सच्चाई तो यही है कि अब भी होता है ना, लेकिन इसे ट्रेडिशनल में ही काउंट करते हैं, है ना। फिर है CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस का मतलब है सतत चलने वाली प्रक्रिया, यानी जो इवैल्यूएशन चलता रहता है, रुकता नहीं है, और ना ही ऐसा होता है कि बहुत टाइम बाद हो रहा है। तो कंटिन्यूटी में जो इवैल्यूएशन होता रहता है वो है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है, बच्चे का सर्वांगीण मूल्यांकन, पूरी ऑल ओवर डेवलपमेंट, यानी इसके अंदर सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं बच्चे का, कॉग्निटिव भी यानी संज्ञानात्मक, अरे ये क्या हो गया, कॉग्निटिव भी, अफेक्टिव भी, ठीक है, और साइकोमोटर भी, ठीक है। तो तीनों एस्पेक्ट आ जाते हैं। तो कॉग्निटिव क्या होता है, हमारे माइंड से रिलेटेड, अफेक्टिव क्या होता है, हमारे संवेग, हमारा हंसना रोना दुखी होना, साइकोमोटर हमारी डूइंग एक्टिविटी, यानी ये होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बात करता है। किस पे, होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास, कि हर एस्पेक्ट पे डेवलपमेंट, हर एस्पेक्ट का डेवलप हो, हर एस्पेक्ट डेवलप हो बच्चे का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि संवेग तो डेवलप हो रहे हैं, कॉग्निशन नहीं हो रहा, कॉग्निशन तो हो रहा है, साइकोमोटर नहीं हो रहा। तो ये सारे क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, सारे एस्पेक्ट्स पे वर्क किया जाता है, ठीक है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। इसके अंदर स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज भी आ जाती है, स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट भी आ जाता है, को स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट भी आ जाते हैं, यानी स्कूल से बाहर की जितनी भी गतिविधियां हैं, स्कूल के बाहर का जितना भी एनवायरनमेंट है वो भी इसके अंदर आ जाता है, यानी पढ़ाई लिखाई एक्टिविटीज, खेलना कूदना, स्पोर्ट्स, सब चीज इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। फिर है कंटिन्यूअस एस्पेक्ट एंड पीरियडिकली एस्पेक्ट। कंटिन्यूअस यानी सतत होने वाला मूल्यांकन, तो इसके अंदर आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसे भी आगे डिटेल में बिल्कुल पढ़ेंगे। पीरियडिसिटी यानी एक अंतराल में होने वाला, भाई 6 महीने में हो रहा है, 1 साल में जो पेपर हो रहे हैं, यानी समेटिव असेसमेंट, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन, जो कि क्लास के दौरान होता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये, और सबसे ज़्यादा ही ये प्रीफर करते हैं। एनईपी कहती है कि बच्चे का क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट ही होना चाहिए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्यों इस पे एनईपी जोर देती है, इसलिए देती है क्योंकि ये क्लास के दौरान होता है, ड्यूरिंग द क्लास होता है। भाई जब क्लास के, जैसे कि कोई भी मैडम ने टॉपिक पढ़ाया और साथ के साथ ही क्वेश्चन पूछ लिए, तो साथ के साथ ये टॉपिक क्लियर होगा। और बच्चे से अगर क्वेश्चन नहीं बताए गए तो मैडम ने दोबारा बता दिया, तो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया, बाद के लिए कुछ बचा ही नहीं, है ना। तो ये क्या है, क्लास के दौरान होता है कि झंझट ही खत्म लास्ट का। पहले टाइम पे क्या हुआ करते थे कि पूरी साल चाहे कोई टेस्ट हो या ना हो, लास्ट में फाइनल एग्जाम हो गए, तो वो तरीका गलत था। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट को ही प्रीफर करती हैं, ठीक है, एनईपी भी, कि क्लास के दौरान ही बच्चे का आकलन होना चाहिए। वर्क इन क्लास, जो क्लास के दौरान काम हो रहा है, साथ के साथ देखना। ओरल टेस्ट इसके अंदर आ जाते हैं, क्विजेज आ जाते हैं, डेली का टेस्ट हो रहा है या वीकली टेस्ट हो रहे हैं। लैब वर्क्स इसके अंदर आ जाते हैं, एक्सपेरिमेंट, होमवर्क, क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट, सर्वेज एंड रिसर्च वर्क, ठीक है, यानी साथ के साथ ही बच्चे का आकलन होना, ठीक है। फिर है टेस्टिंग द नॉलेज चिल्ड्रन बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, यानी कोई भी हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं तो बच्चे के क्या है, एक्सपीरियंसेस को भी ध्यान में रखना है। टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को जज कर रहे हैं, टेस्ट का मतलब है कि बच्चे को देख रहे हैं कि वो अपने साथ क्या अनुभव लेके आया है, ठीक है। फिर कोई नया टॉपिक स्टार्ट करना।
फिर है फॉर्मेटिव असेसमेंट किस तरह का होना चाहिए, डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल। डायग्नोस्टिक क्या होता है, निदानात्मक, यानी जब बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो उस दौरान हम क्वेश्चंस पुट आउट करते हैं और बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, बच्चे को समझ नहीं आ रहा, तो डायग्नोज होता है कि बच्चे को देखना कि बच्चा कहाँ प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहा है, ठीक है। बच्चे के गैप्स देखना कि कहाँ गैप्स रह रहे हैं, ठीक है, यानी डायग्नोज करा। जैसे कि मुझे कोई बीमारी है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो डॉक्टर क्या देखेगा, मुझे डायग्नोज करेगा कि भाई क्या बीमारी है, क्या इसे दवाई देनी है, कहाँ दिक्कत है, अगर बुखार है तो कैसे हुआ था, सर्दी लगी थी, है ना, ये चीज पूछेगा। तो डायग्नोज का क्या मतलब होता है कि बच्चे को देखेंगे कि बच्चा क्यों नहीं प्रोग्रेस कर पा रहा, क्यों बच्चे के नंबर नहीं आ रहे हैं, भाई क्यों ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्यों समझ नहीं आ रहा है, कौन सा टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो डायग्नोज में क्या है, बच्चे के गैप्स को देखेंगे कि कहाँ कमी रह गई है। फिर जब पता चल जाएगा फिर उसके बाद उसे रिमेडी देंगे, यानी उपचारात्मक शिक्षण देंगे। रिमेडी यानी फिर गैप्स को फिल करने की कोशिश करेंगे कि भाई उसे दोबारा पढ़ाएंगे, ठीक है, उसके गैप्स को फिल करेंगे, उस पर काम करेंगे, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ाएंगे। अब समझ नहीं आ रहा है तो एक टॉपिक को चाहे 10 बार पढ़ाओ, जब तक बच्चे को समझ ना आए पढ़ाते रहो, है ना। तो ये क्या होता है, डायग्नोस्टिक, यानी पहले डायग्नोज करना, देखना कि कहाँ कमी रह गई है, क्यों प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, क्यों उसे समझ नहीं आ रहा है। रिमेडी का मतलब होता है कि उसे उसके गैप्स को फिल करना, जहाँ उसे समझ नहीं आ रहा है वो चीज़ें उसे दोबारा बताना, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं, फिर है सम्मेटिव असेसमेंट। सम्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो क्लास के एंड में होता है, यानी जैसे कि हमारे फाइनल एग्जाम होना, जैसे कि हमारे एग्जाम होना, यानी एंड ऑफ द ईयर होता है, ये साल के अंत में। सम्मेटिव असेसमेंट कब होता है, साल के अंत में, जैसे कि फाइनल एग्जाम हो रहे हैं, जैसे कि बीएड के एग्जाम होते हैं, पूरी साल कुछ मत करो, बस लास्ट में जाके पेपर दिया हो, तो वो क्या है, सम्मेटिव असेसमेंट। इस चीज ये एग्जाम्पल्स मैं इसलिए दे रही हूँ जिससे आप याद रखें, है ना। तो वो क्या है, सम्मेटिव असेसमेंट, कि भाई पूरे साल चाहे कुछ भी ना हुआ हो, बस लास्ट में पेपर दे दिए, तो ये अच्छा तरीका नहीं है। इसे एनईपी, इससे एनईपी कहती है कि इससे दूर हट जाओ भाई, ऐसे नहीं करना है, हमें तो क्लास के दौरान ही टेस्ट लेना है ना। सम्मेटिव असेसमेंट में क्या, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये तो होते ही हैं पेपर में। ये क्या करता है, ये अच्छा तरीका नहीं है, बच्चे की एबिलिटी को जज करता है। ये लास्ट में पता चलता है बच्चा फेल हुआ या पास हुआ, ठीक है। इसमें रिटेन भी नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है कि बच्चे को दोबारा से तुम साथ के साथ कवर कर रहे हो, भाई जब लास्ट में बालक फेल हो जाएगा तो फिर क्या कवर अप कर पाएंगे। नो सिलेबस कवर्ड इन फर्स्ट टर्म इज रिपीटेड इन सेकेंड टर्म, कि फर्स्ट टर्म के पेपर हो रहे हैं, 6 महीने बाद पेपर, 6 महीने जो पढ़ाया उसके पेपर हो गए, जो टॉपिक छूट गया उसे अगले में पढ़ा देंगे, मतलब कोई इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता। और क्या होता है, ये ग्रेडेड बेस्ड होता है, यानी बच्चे को ग्रेड देना है कि भाई 6 महीने में पेपर हुए, 1 साल में ये A+ का बच्चा है, ये B+ का बच्चा है, ठीक है, ये D+ का बच्चा है, चाहे D वाला अच्छा हो, लेकिन उन्हीं नंबरों के बेस पे उसे आंकना। देखो जैसे हमारा सिस्टम है, तो अगर किसी बच्चे का कोई टेस्ट पास ना हो, सीटेट ही मान लो, चलो किसी का पास नहीं हो रहा, तो ऐसा थोड़ी है कि भाई उसे कुछ नहीं आता या वो इंटेलिजेंट नहीं है, नंबर किसी को जज नहीं कर सकते, है ना। तो ये क्या है, सम्मेटिव असेसमेंट, कि लास्ट में क्या है, ग्रेड दे देते हैं, ठीक है। क्या पर्पस नहीं होना चाहिए असेसमेंट का, आकलन का क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए। भाई सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन क्यों किया जाता है, जिससे बच्चे का पता चल जाता है, भाई कोई भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो साथ के साथ पता चलता रहता है कि भाई कितना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। व्हाट इज नॉट द पर्पज ऑफ असेसमेंट, यानी आकलन का क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जज द स्टूडेंट, भाई आकलन का ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि बच्चों को जज करें कि भाई किसके नंबर आ रहे हैं, किसको ग्रेड मिल रही है, D ग्रेड क्यों आ रही है, कि ये बच्चा तो बेकार है, ये पढ़ने में अच्छा नहीं है। असेसमेंट करने के बाद पता चल रहा है कि भाई इसे तो कुछ नहीं आता है, तो ऐसा जज बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें बच्चों की टेस्टिंग नहीं करनी है, हमें तो सिर्फ उनकी प्रोग्रेस करानी है, जिससे कि बच्चा डेवलप कर सके, प्रोग्रेस कर सके, ठीक है। इंक्रीज देयर स्कोर, कि स्कोर के लिए पढ़ें, नंबर के लिए पढ़ें, नंबर के लिए जज करें, तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन स्टूडेंट्स और ग्रेडिंग देम, कि बच्चों को कंपेयर करें कि भाई असेसमेंट के बाद पता चल रहा है ये डल बच्चे हैं, ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इनका अलग ग्रुप बना दें और डल वालों का अलग बना दें, तो ऐसा भी नहीं करना है हमें, ठीक है। कंपेयर नहीं करना है बच्चे को। ग्रेडिंग देना, ये भी गलत बात है कि बच्चे को हमें ग्रेड नहीं देना है, ना बच्चे को टैग देना है, लेबल नहीं करना है, बच्चे को लेबल नहीं करना है कि भाई तू तो होशियार है, ये डल है, ठीक है। और यही होता आ रहा है, हमेशा से यही होता है रियल लाइफ में तो। लेकिन आगे सीटेट की पर्पज से मैं बता रही हूँ कि बच्चों को ना जज करना है, ना उनके स्कोर पे ध्यान देना है, ना उनके ग्रेड पे ध्यान देना है, ना ही बच्चों को लेबल करना है, ना सेग्रीगेट करना है, ना ही कंपेरिजन करना है, ठीक है।
तो ये क्या है, नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। फिर असेसमेंट हैं कुछ लर्निंग के। असेसमेंट 3 तरह के होते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी अधिगम के लिए आकलन, है ना। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का आकलन, ठीक है, हिंदी में देख लेना बाकी। असेसमेंट फॉर लर्निंग भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये दोनों एक ही बात है, बस ये ध्यान रखना है। फॉर है तो फॉर का मतलब है फॉर्मेटिव। क्या है फॉर का मतलब, फॉर्मेटिव, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप ध्यान रखेंगे ना कि फॉर का मतलब फॉर्मेटिव है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, तो मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है, दोनों एक ही मान के चलो, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी जो क्लास के दौरान होता है, जो कि हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं, है ना। ड्यूरिंग द क्लास होता है, साथ के साथ आकलन होना, लर्निंग के दौरान जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं साथ के साथ आकलन करना। हैपन्स ड्यूरिंग लर्निंग यानी लर्निंग के दौरान। इन्वेस्टिगेटिव टूल, इसमें डायग्नोसिस भी होती है और रिमेडियल भी दी जाती है बच्चे को, यानी बच्चे का निदान भी किया जाता है और उपचार भी किया जाता है, यानी दवा पानी साथ साथ चलती रहती है, ठीक है। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजी, नई नई टेक्निक से पढ़ाया जाता है, मेथड से पढ़ाया जाता है, ठीक है, और साथ के साथ ही आकलन हो जाता है। तो ये कौन सा है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर लर्निंग है तो यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। फिर है असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी सीखने का आकलन या अधिगम का आकलन, ठीक है। ऑफ लर्निंग है यानी समेटिव असेसमेंट की बात हो रही है भाई, किसकी बात हो रही है, समेटिव असेसमेंट की। समेटिव असेसमेंट की बात हो रही है यानी सारांशित मूल्यांकन। ये कब होता है, एंड ऑफ द यूनिट, यानी पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, पूरी यूनिट पढ़ा दी, या फिर पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, पूरी बुक पढ़ा दी, फिर उसके बाद हो रहा है। या फिर हाफ ईयरली एग्जाम जैसे होते हैं, 6 महीने बाद एग्जाम हो रहे हैं, या फिर एंड ईयर एग्जाम होते हैं जो फाइनल एग्जाम है, ठीक है, वो आते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंदर या फिर समेटिव असेसमेंट के अंदर, ठीक है। एविडेंस ऑफ अचीवमेंट ऑफ टू पेरेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एम्प्लॉयर, इसमें देखा जाता है कि बच्चे ने कितना अचीव किया है, पेरेंट्स को दिखाया जाता है ये ग्रेड मिली है इसे, ठीक है, इतने % नंबर आए हैं तुम्हारे बच्चे के, ठीक है। तो ये मेथड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर है असेसमेंट एज लर्निंग। एज का मतलब समझ लेना कि हमारे बारे में बात की जा रही है, यानी अपने बारे में। असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब है खुद का मूल्यांकन करना, अपना मूल्यांकन स्वयं करना, सेल्फ असेसमेंट करना। क्या करना, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट करना यानी खुद का मूल्यांकन करना। जैसे कि आप सीटेट का टेस्ट दे रहे हैं, खुद ही लगा रहे हैं, मतलब 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है, आपने टाइम लगा लिया कि भाई आज मैं 150 क्वेश्चन ही करके हटूंगा। फिर आपने टेस्ट दिया, खुद ही चेक किया कि भाई मेरे तो 150 में से 90 आ रहे हैं, मेरे तो 70 बन रहे हैं, मेरे तो 80 बन रहे हैं। तो वो क्या है, वो है सेल्फ असेसमेंट, जो आप खुद का आकलन कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप 2 लोग एक साथ रह रहे हैं किसी भी कमरे में, कहीं भी 2 लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, तो भाई तू मेरी कॉपी चेक कर दे, मैं तेरी कॉपी चेक कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें पीयर असेसमेंट भी आ जाता है, ठीक है। एक दूसरे की कॉपी चेक करना या खुद आकलन करना, खुद का पता लगाना कि भाई कितना मुझे आता है, अपनी थिंकिंग पे सोच विचार करना कि अच्छा यहाँ नंबर कटे हैं, अच्छा सीडीपी में मेरे 25 बन रहे हैं, तो ये 5 नंबर मेरे कहाँ कट रहे हैं, है ना। तो क्या है, खुद का ही आकलन करना। स्टूडेंट कैन लर्न अबाउट देमसेल्व्स एज लर्नर्स एंड बिकम अवेयर ऑफ हाउ दे लर्न, यानी अपने ही बारे में अवेयर होना, अपने ही बारे में जागरूक होना कि कैसे मैं सीख रहा हूँ और कितना मुझे आ रहा है, यानी खुद को पता होना कि हम कितने पानी में हैं, है ना, अगर सीधी बात किया जाए तो। बिकम मेटाकोग्निटिव, ठीक है। मेटाकोग्निटिव का मतलब होता है अपनी ही सोच पे विचार करना। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग क्या होता है, यहाँ लिख देती हूँ, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग यानी अपनी ही सोच पे विचार करना कि भाई मेरे दिमाग में कोई भी आइडिया आया तो फिर मैं उस पर पुनः विचार कर रहा हूँ, दोबारा विचार कर रहा हूँ कि भाई ये आइडिया है सही है, नहीं है, ये आइडिया गलत तो नहीं है, ठीक है। या हम किसी को कुछ भी बात बोल रहे हैं, सोच के फिर दोबारा ही उसी बात को सोच रहे हैं कि भाई मैंने उसे गलत तो नहीं बोल दिया, कहीं उसे बुरा तो नहीं लग गया। तो क्या होता है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग या अवेयर अबाउट वन सेल्फ, अवेयर अबाउट वंस थिंकिंग, ठीक है। नॉलेज ऑफ वंस थॉट प्रोसेस यानी खुद के ही ज्ञान होना, खुद की सोच पे विचार करना, ठीक है। मेटाकोग्निटिव से भी हर बार क्वेश्चन आया सीडीपी में, ठीक है, तो इसलिए मैं इस पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, ठीक है। असेसमेंट एज लर्निंग तो आपको पता ही चल गया कि रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ असेसमेंट यानी खुद का ही आकलन करना। असेसमेंट एज लर्निंग हेल्प्स स्टूडेंट टू टेक मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग, यानी बच्चे क्या है, अपनी ही जिम्मेदारी खुद उठाते हैं, खुद ही देखते हैं कि भाई हमने कितना सीखा, कितना हमें आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, अपनी कॉपी खुद चेक करना या अपने पीयर्स से चेक कराना, ठीक है।
व्हाट इज द पर्पज ऑफ लर्निंग दिस, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर है असेसमेंट टेक्निक, इसके अंदर आती है परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट यानी बच्चे की परफॉर्मेंस, एक्टिविटीज परफॉर्म्ड एंड ऑब्जर्व बाय द टीचर, यानी एक्टिविटी परफॉर्म कराना और टीचर क्या है ऑब्जर्व करेगी, ठीक है, परफॉर्म कराएगी कोई भी एक्टिविटी, कोई भी गतिविधि कराना और फिर ऑब्जर्व करना कि बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस टेस्ट कैन बी यूजफुल इन असेसिंग लर्निंग इन ईवीएस, यानी परफॉर्मेंस टेस्ट क्या है, अच्छा है ईवीएस के लिए कि कोई भी एक्टिविटीज करवा रहे हैं, कोई भी परफॉर्म करा रहे हैं, कोई भी गतिविधि करा रहे हैं, फिर उसे ऑब्जर्व करा रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि बच्चा कितनी कोऑपरेशन की भावना है, कितना कोऑपरेट कर रहा है अपने पीयर्स को, अपने टीचर्स को, ठीक है। वैल्यूइंग करना है, वैल्यूइंग कर रहा है, कितना रेस्पेक्ट दे रहा है, कितने उसके अंदर वैल्यूज हैं, नैतिक मूल्य कितने बच्चे के अंदर हैं। कोई भी परफॉर्मेंस करते हैं तो पता तो चलता ही है, ओपिनियन, बच्चे के असिस्टेंट, पता चल जाता है सारी चीजों का, ठीक है। कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड चिल्ड्रन इज ऑफन स्ट्रेंथन्ड एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ असेसमेंट इज एनहांस्ड, यानी क्या होता है, कम्युनिकेशन भी होता है, डिस्कशन भी होता है, जब कोई एक्टिविटी होती है तो उसमें कम्युनिकेशन भी होता है टीचर्स और बच्चों के बीच में, और मजबूत हो जाता है वो, है ना, जो कम्युनिकेशन होती है वो स्ट्रेंथन हो जाती है, यानी मजबूत हो जाती है, बातचीत ज़्यादा होती है ना, और बच्चों को मौके भी मिलते हैं अपने आप को एनहांस करने के लिए, सेल्फ असेसमेंट को एनहांस करने के लिए, यानी बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, ठीक है। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज पे ध्यान दिया जाता है कि बच्चे क्या है एक्टिविटी कर रहे हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कर रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं, यानी करके देख रहे हैं, खुद करके सीख रहे हैं, खुद करके सीख रहे हैं, ठीक है, अपने हाथों से कर रहे हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट, और टीचर क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है। तो ये क्या होता है, परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशन टेक्निक है, हेल्प इन चेकिंग नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एटीट्यूड एंड वैल्यूज, यानी बच्चे की नॉलेज देखना, बच्चे के एटीट्यूड को देखना, बच्चे के वैल्यूज को देखना। इसके अंदर 3 है, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, रेटिंग स्केल एंड ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल क्या होता है, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल यानी बच्चे को ये देखना कि बच्चा एंगेज हो रहा है काम में, हाँ भाई हो रहा है, टिक लगा दिया, टीम में वर्क भी कर रहा है, हाँ भाई ये भी ऑब्जर्व कर रही है टीचर, शेड्यूल बना रही है पूरा कि टीम में काम कर रहा है अच्छे से, हाँ कर रहा है, इंडिपेंडेंट वर्क कर पा रहा है, ठीक है, ये भी ठीक है। एटीट्यूड कैसा है उसका टीम मेंबर से, कन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा, लड़ाई झगड़े तो नहीं कर रहा, ठीक है, ये भी ठीक है। रिसोर्स यूज एंड मैनेजमेंट, रेस्पेक्ट कर रहा है सबकी, नहीं कर रहा, मतलब सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन कर रही है, पूरा शेड्यूल बना रही है, ठीक है। डिग्निटी ऑफ लेबर, पैशन फॉर लर्निंग, सीखने के लिए कितना उत्सुक है, अप्लाई कर रहा है हर जगह नॉलेज को, ये नहीं कर रहा है, ठीक है, और फीडबैक देना बच्चे को, तो ये सारा क्या है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल के अंदर आ जाता है, ठीक है, यानी बच्चे का पूरा रिकॉर्ड। फिर है रेटिंग स्केल, यानी मूल्यांकन का पैमाना, कि बच्चे के एक्सप्रेशन देखना और बच्चे के ओपिनियन देखना, ठीक है, कि कैसे ओपिनियन, जैसे कि क्वेश्चन पूछा कि घर में तुम्हारे सफाई हो रही है तो तुम्हारी मम्मी सफाई करेंगी या तुम उनकी हेल्प करोगे, किसे करनी चाहिए घर की सफाई, तो बच्चा कहता है मम्मी करेंगी, यानी स्ट्रांगली एंग्री, टिक लगा दिया। एक बच्चा कहता है नहीं हम भी कर सकते हैं, सफाई करने में क्या जाता है, कोऑपरेट करना चाहिए, तो बच्चे की क्या है एक्सप्रेशन देखना, बच्चे के ओपिनियन देखना कि वो कह रहा है नहीं मम्मी नहीं हम भी कर देंगे, तो फिर यहाँ पे टिक लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है रेटिंग स्केल, बच्चे के एक्सप्रेशन और ओपिनियन देखना, ठीक है। फिर है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, ये टीचर्स के लिए होता है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, यानी टीचर क्या है जैसे कि ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा रही है, टीचर क्या है प्रोजेक्टर पे पढ़ा रही है, तो वो जो है स्लाइड वो रिकॉर्ड हो जाती है, रिकॉर्ड करने के बाद खुद ही देखती है कि भाई मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, मैंने कुछ बायसनेस के बारे में तो नहीं बोल दिया कि लड़कियों की तरफ चली गई हो बात मेरी या फिर लड़कों की तरफ चली गई हो, तो क्या होनी चाहिए कंप्लीटली अनबायस्ड होनी चाहिए, यानी पक्षपात बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। टीचर क्या है अपना ही देख रही है ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके, ठीक है। फिर कुछ और टेक्निक है असेसमेंट की, एनेक्डोटल रिकॉर्ड यानी उपाख्यानात्मक अभिलेख, उपख्यानात्मक अभिलेख यार क्या है पता नहीं, पोर्टफोलियो, होम असाइनमेंट, ठीक है, होम असाइनमेंट यानी घर के लिए जो काम देते हैं, ये तो सिंपल है। एनेक्डोटल और पोर्टफोलियो देख लेते हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, एनेक्डोटल से भी। एनेक्डोट क्या होता है, एनेक्डोट क्या है, ऑब्जर्वेशन है, यानी शॉर्ट फॉर्म में किसी का भी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना, एक शॉर्ट स्टोरी की तरह होता है, ठीक है, जिसमें बच्चे के क्या है, बच्चे का ऑब्जर्वेशन होता है, उसके इंसिडेंट और इवेंट जो है सारे उसमें लिखे जाते हैं, ठीक है।
एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आर शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव एंड एज एक्यूरेट एज पॉसिबल, यानी बच्चे के बिल्कुल एक्यूरेट मापन जो होता है, बिल्कुल एक्यूरेट बच्चे के बारे में लिखना। और क्या है, जैसे कि एक सप्ते का वर्क है, क्लास के दौरान हो रहा है, पीरियड के दौरान हो रहा है, कुछ भी रिकॉर्ड कर लिया बच्चे के बारे में और पीटीएम हुई यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई और उसके पेरेंट्स को दिखा दिया कि भाई तुम्हारे बच्चे ने ना 4 दिन में ये प्रोग्रेस किया या 2 दिन में ये प्रोग्रेस की है, ठीक है, तो वो होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। यानी एक शॉर्ट स्टोरी होती है, ऑब्जर्वेशन के बेस पे होती है और एक्यूरेट होती है, ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे ना, यानी शॉर्ट स्टोरी की तरह होती है, ये बच्चे की शॉर्ट स्टोरी होती है, एक्यूरेट होती है और ऑब्जर्वेशन के बेस पे होती है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बेस पे होती है, ठीक है। जैसे कि नोट शुड बी टेकन इमीडिएटली फॉलोइंग बाय एन एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी के दौरान कुछ भी नोट डाउन कर लिया एकदम से कि भाई हाँ ये अच्छा है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ स्टूडेंट डेवलप ओवर अ पीरियड, यानी पीरियड के दौरान कोई भी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लिया। हाईलाइट एनी इंस्ट्रक्शनल नीड और फिर कैन बी शेयर्ड विद पेरेंट्स, कि पेरेंट्स को दिखा दिया, पीटीएम हुई तो दिखा दिया कि तुम्हारे बच्चे का 1 वीक का ये रिकॉर्ड है कि हर वीक पीटीएम हो रही है, तो ये रिकॉर्ड है, ये देख लो, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी होती है, एक्यूरेट होती है, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन के बेस पे होती है, ठीक है। फिर है पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो क्या होता है, एक दस्तावेज होता है, एक फाइल होती है, उसमें क्या होता है बच्चे का पूरा रिकॉर्ड होता है, सारे अच्छे रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि बच्चा कितना ग्रोथ कर पा रहा है, कितना सीख पा रहा है, वो सारी चीज़ें कि सारी चीज़ें कि पढ़ाई में अच्छा है, स्टडी कैसी है कि भाई अच्छा है, ठीक है, टेस्ट भी अच्छा हो रहा है, स्पोर्ट्स में कहता है कैसा है तो इसमें भी अच्छा है, म्यूजिक में कैसा है इसमें भी, मतलब सारा रिकॉर्ड है। जैसे कि 6 महीने का रिकॉर्ड एक फाइल में लिख लिया, उसकी सारी चीज़ों का रिकॉर्ड, हैबिट्स कैसी हैं, केयर करता है, बात मानता है सबकी, टीचर्स की बात मानता है, ठीक है, तो सारे रिकॉर्ड उसमें कर लिए फाइल में। जैसे कि 6 महीने का रिकॉर्ड कर लिया और 6 महीने बाद दूसरी टीचर आ रही है तो वो टीचर क्या है उस बच्चे की फाइल दे जाएगी कि मैडम इस बच्चे का ये रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड के बेस पे पता चल जाएगा कि बच्चे का क्या प्रोसेस है, बच्चा कैसा है, कैसा पढ़ता है, कैसे बोलता है, ठीक है, सारी चीज़ों का रिकॉर्ड उसके अंदर होगा। तो ये क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट्री फाइल है जिसमें बच्चे का सारा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। फिर टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट, यानी होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट क्या है कि ज़्यादा बच्चे को वर्क ना दें जिससे कि वो बर्डन फील ना करे कि भाई बोर हो रहा है, मुझे तो इतना काम दे दिया, मैं तो बोर हो रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा, है ना, तो इस तरह ना करें, बच्चे को ज़्यादा काम ना दें। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि बच्चे जो हैं बच्चे इंटरेस्ट के साथ करें, मज़े के साथ कि भाई आज मुझे ना मैडम ने होम असाइनमेंट दिया है, मुझे ये फाइल बनानी है, इस फाइल में मुझे क्या करना है, मुझे रिसर्च करनी है, मतलब लोगों से पूछना है, चारों तरफ इकट्ठा करना है, डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, और उसके बेस पे मुझे कंस्ट्रक्ट करनी है, उसके बेस पे बनानी है। बच्चा क्या है खुद से निर्माण करे, ठीक है, चारों तरफ पूछे, रिसर्च करे, डाटा को एनालाइज करे, कलेक्ट करे, चाहे कहीं से भी, इंटरनेट से करे, आस पड़ोस से करे, तो क्या है एक अपनी नॉलेज बिल्डअप करे और होम असाइनमेंट बना के लेके जाए, ठीक है। उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जिससे उसकी लर्निंग एक्सटेंड हो सके, बच्चा क्या है सीख सके, एक्सप्लोर कर सके कुछ, ठीक है, बच्चा क्या है एक्सप्लोर कर सके, ठीक है। बस इसमें इतना ही है। फिर अब क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ, है ना, इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, अब आप आंसर्स बताएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेन ले लेते हैं एक बार हम, भाई पेन क्यों नहीं लिया जा रहा, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं मैंने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेलेक्ट अ सुटेबल असेसमेंट टास्क फॉर क्लास 4th ऑफ स्टूडेंट ईवीएस। ईवीएस में कक्षा 4 के छात्रों के लिए एक उपयुक्त मूल्यांकन कार्य का चयन करें। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे, आप भी बताएंगे, ठीक है। राइटिंग क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर ऑन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, की एक चैप्टर है कक्षा 4 में, क्या है डूबने और तैरने का जो चैप्टर है फ्लोटिंग और सिंकिंग का, उसके ऊपर प्रश्न उत्तर करें यानी क्वेश्चन आंसर लिखें। तो क्या ये तरीका अच्छा है आकलन का?
तो नहीं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन आंसर लिख लिए भाई, ये तरीका तो बहुत गंदा है। परफॉर्मिंग द एक्टिविटी टू ऑब्जर्व सिंकिंग एंड फ्लोटिंग, ये अच्छा है। जो एक्टिविटी बेस्ड करा रहे हैं कि भाई तुम एक्टिविटी गतिविधि करो, इस तरह की कोई एक्टिविटीज करो कि ऑब्जर्व करो सिंकिंग और फ्लोटिंग को, यानी डूबने और तैरने जैसी कोई गतिविधि करके देखो। डूबने और तैरने का निरीक्षण करने के लिए कोई भी गतिविधि करना, तो ये अच्छा है। आगे पढ़ते हैं। एक्सप्लेनिंग डेफिनेशन ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, की डेफिनेशन याद कर लो तुम फ्लोटिंग और सिंकिंग की। तो ये आकलन का तरीका बहुत गलत है। हमें बच्चे को डेफिनेशंस याद नहीं करानी है, ना ही बोर्ड से क्वेश्चंस उतरवाने हैं, ना ही क्वेश्चन आंसर उससे लिखवाने हैं, ठीक है। लर्निंग द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच सिंक और फ्लोटेड, यानी इतने ऑब्जेक्ट की एक फाइल बना, एक पेज पे लिख लो कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो है डूबते हैं और कौन कौन से तैर जाते हैं, तो ये भी गलत है। जो मेथड एक्टिविटी बेस्ड है उससे अच्छा मेथड क्या होगा कि बच्चे को एक्टिविटी परफॉर्म कराएं, ऑब्जर्व करे, वो देखे कि कैसा होता है, कैसे डूबते हैं और कैसे तैरते हैं, ठीक है। इस तरह की कोई गतिविधि करना, ठीक है। तो ये अच्छा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आर्ट एंड क्राफ्ट शुड बी इंटीग्रेटेड इन ईवीएस टीचिंग बिकॉज इट प्रमोट्स। आर्ट एंड क्राफ्ट क्या है? ईवीएस शिक्षण में कला और शिल्प को एकीकृत किया जाना चाहिए, क्योंकि यह बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? आर्ट्स एंड क्राफ्ट। भाई आर्ट एंड क्राफ्ट अगर करेगा बच्चा तो क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी उसके अंदर। भाई सभी की ड्राइंग अलग अलग होती है। अब तुम 2 लोगों से 3 लोगों से कोई भी डायग्राम बनवाओ तो सबका रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। किसी कोई तो बहुत अच्छा बनाता है, तो क्या है, क्रिएटिविटी डेवलप होगी। भाई पीयर लर्निंग भी होगी, जब ग्रुप में वर्क भी करेंगे, जब ड्राइंग करेंगे तो ग्रुप में भी वर्क करेंगे तो पीयर लर्निंग भी प्रमोट होगी। डिसिप्लिन इन द क्लास, भैया डिसिप्लिन नहीं कराना है हमें क्लास में, बिल्कुल ऐसा माहौल नहीं रखना है कि डंडे के जोर पे सब बैठे रहें, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस की क्या है, चुप चुप लग रहे हैं पेंसिल से आर्ट करने। तो इस तरह का माहौल हमें क्लास में नहीं क्रिएट करना है, तो ये ऑप्शन हमारा नेगेटिव है, ठीक है। इंक्लूजन तो बहुत अच्छा है कि समावेश, सबको क्या है, साथ लेके चलना है। हर तरह के बच्चे को आर्ट एंड क्राफ्ट करा रहे हैं तो सारे बच्चों को एक साथ लेके चलना है, सबकी नीड्स को पूरा करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी हमारा अच्छा है, बी भी अच्छा है एंड डी भी अच्छा है। तो ए बी डी कौन से ऑप्शन में दिया गया है? डी में। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ईवीएस द प्राइमरी क्लासेस इज अ सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट। देखो कल की क्लास जिसने ली होगी वो क्वेश्चंस को कर लेगा। ईवीएस क्या है? प्राथमिक कक्षाएं एक विषय का क्षेत्र है जो एकीकृत करता है, इंटीग्रेट करता है कौन कौन से सब्जेक्ट को ईवीएस के। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ईवीएस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ईवीएस क्या है? एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। कल की क्लास जिसने देखी होगी वो कर देगा। द कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, की विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दे। कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ सोशल साइंस, या फिर खाली सोशल साइंस के इश्यूज हों। कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस, ये बात तो ठीक है। कंसेप्ट ऑफ इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, ये अच्छी बात है कि इसके अंदर साइंस भी आ जाता है, इसके अंदर सोशल स्टडी भी आ जाती है और इसके अंदर एनवायरमेंटल एजुकेशन भी आ जाती है, इसीलिए इसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट, ठीक है। ईवीएस क्या है? एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, इसके अंदर साइंस भी आ जाती है। भाई हमने ईवीएस का कंटेंट पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा? हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, एनिमल्स के बारे में पढ़ा, तो वो साइंस के अंदर आया। हमने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री भी पढ़े थे ना। सोशल स्टडीज, इसमें गोलकोंडा फोर्ट के बारे में पढ़ा हमने, राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ा, ठीक है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस, इसके बारे में पढ़ा कि पानी को कैसे बचाना चाहिए, क्या करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है, पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, तो अवेयरनेस के बारे में पढ़ा, यानी एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में पढ़ा। तो तीनों को मिला के क्या बनी? पूरी ईवीएस तीनों को मिला के बनती है, ठीक है। ईवीएस के अंदर साइंस भी आता है, सोशल साइंस भी आता है और एनवायरमेंटल एजुकेशन भी आती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग ईवीएस टू द विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी दृष्टिबाधित छात्र को ईवीएस पढ़ाने की निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे अच्छी है? जिन बच्चों को देखने में दिक्कत है उनके लिए कौन सा तरीका सबसे बढ़िया है? तो बताइए। मेक अ मिक्स्ड पेयर ग्रुप इन क्लास, की मिक्स्ड पेयर ग्रुप बना दें कि जो उन बच्चों को देखने में प्रॉब्लम है वो भी उस ग्रुप में और जिन्हें नहीं है वो भी उस ग्रुप में, ठीक है। तो पेयर क्या है? मिक्स कर दें। उससे क्या होगा भाई?
उससे तो कुछ भी नहीं सॉल्यूशन निकलेगा। एलो मोर टाइम टू फिनिश का टास्क, कि भाई ज़्यादा टाइम दे दे, भाई जिसे देखने में ही दिक्कत है उसे टाइम ज़्यादा दो चाहे कम दो, उसे दिक्कत जो है उस पर काम करना है हमें, तो है ना। ब्रेक द टास्क इनटू पार्ट्स एंड टीच द पार्ट सेपरेटली, यानी क्या है, सब्जेक्ट को पार्ट्स में डिवाइड कर दें और तब पढ़ाएं, तो ये भी तरीका अच्छा नहीं है। यूज मोर ऑफ टेक्टाइल टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये अच्छा तरीका है कि बच्चे को क्या है, जिसे देखने में दिक्कत है उसे क्या है, टेक्टाइल मटेरियल्स दें। टेक्टाइल मटेरियल क्या होता है, जिसे टच एंड फील कर सकें, जिसे छू सकें, जैसे कि ब्रेल होती है, ब्रेल लिपि सभी ने पढ़ी होगी, मैंने पढ़ाई थी ईवीएस में, जब हम ईवीएस का कंटेंट कर रहे थे। ब्रेल क्या होता है, ये लुइस ब्रेल ने दी है। लुइस ब्रेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। ये क्या है, 6 बिंदुओं पे आधारित है, 6 पॉइंट्स पे बेस्ड है ये, ठीक है, 6 बिंदुओं पे आधारित है। इसमें क्या करता है, बच्चा टच एंड फील के थ्रू पढ़ लेता है, जिसे देखने में दिक्कत है, ठीक है। और टैक्टाइल मटेरियल होता है जो भी टच एंड फील मटेरियल बच्चा पढ़ सके, ठीक है। तो जिन्हें देखने में दिक्कत है उन्हें हम टैक्टाइल मटेरियल देंगे या फिर ब्रेल का प्रावधान करेंगे, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच इज अ सब थीम अंडर द फ्रेंड्स फैमिली एंड फ्रेंड्स, बताइए, कल हमने थीम भी पढ़ी थी और सब थीम भी पढ़ी थी, तो बताइए कौन सी थीम होगी। थिंग्स वी मेक एंड डू, चीजें जो हम बनाते हैं, या फिर वर्क एंड प्ले, या फिर फूड एंड वाटर, या आवर शेल्टर। तो ये पूछ रहा है सब थीम, ये भी थीम है, ये थीम है, ये भी थीम है, फूड एंड वाटर, ठीक है। शेल्टर भी थीम है, लेकिन सब थीम कौन सी है, वर्क एंड प्ले। कौन सी है, वर्क एंड प्ले। 4 सब थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स की, रिलेशनशिप, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड वर्क एंड प्ले, यानी समय एंड कार्य, ठीक है। तो ये 4 थीम किसकी हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स की। कल हमने पढ़ा था ना, कल वाली क्लास में, फैमिली और फ्रेंड्स की, ठीक है। तो ये 4 सब थीम है, तो सब थीम पूछ रहा है, ये तो बाकी सारे थीम है यानी चैप्टर्स हैं। सब थीम कौन सी है, वर्क एंड प्ले, समय और कार्य, ठीक है, कार्य और खेल, सॉरी। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो कितने बड़े क्वेश्चन है। अब मैं बताऊं ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या फर्क था। अब की बार जो पेपर हुआ था ना ऑनलाइन में, उसके क्वेश्चन इतने लेंथी थे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो बड़े थे, ठीक है। बस ये दिक्कत थी इसमें कि बच्चों को क्या है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। जैसे किसी ने इंग्लिश चूज़ किया तो इंग्लिश में इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, और उसे हिंदी में भी देखना है कि भाई बहुत बार देखने की जरूरत पड़ जाती है। अब कोई इंग्लिश में एक्सपर्ट तो है नहीं कि हिंदी की जरूरत ही ना पड़े, तो वहाँ जैसे ही कन्वर्ट कर रहे थे फिर हिंदी में कन्फ्यूज़ हो रहा है बच्चा, ठीक है। तो यही दिक्कत थी, तो इसलिए क्या है, आप क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें जो एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम एंश्योर कंडीसिव एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट टू लर्न विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट द सेम, यानी किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में, यानी बाल केंद्रित कक्षाएं छात्रों के सीखने के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव देता है, बताइए किस तरह का होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड में टीचर गिव इंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू ओबे एंड टू बी डिसिप्लिन। सबसे पहली बात तो ये है कि बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है या कक्षा कक्ष होता है, उसमें टीचर इंस्ट्रक्शन तो देता ही नहीं है, टीचर तो गाइड करता है। तो ऑप्शंस को देख के हमें एलिमिनेट करना है कि भाई डिसिप्लिन की भी बात हो रही है, इंस्ट्रक्शन की भी बात हो रही है, तो भैया ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। टीचर रीड द टेक्स्ट बुक, राइट क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड आस्क स्टूडेंट टू कॉपी देम। अब देखो कितना गलत ऑप्शन है। मैंने पॉजिटिव नेगेटिव की जो वीडियो कराई थी उससे आपको फायदा होगा अगर आप देख लेते हैं कि हमें कॉपी भी नहीं करना है, ये भी नेगेटिव वर्ड है, हमें आंसर ब्लैक बोर्ड से भी नहीं कॉपी करने हैं, ठीक है ना, हमें टेक्स्ट बुक पे ध्यान देना है, तो सारे क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल गलत है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सी ऑप्शन है, टीचर प्रोवाइड्स लर्निंग सिचुएशंस दैट गिव स्टूडेंट एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व, एक्सप्लोर, क्वेश्चंस, एक्सपीरियंस एंड डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस कंसेप्ट। देखो कितना अच्छा ऑप्शन है कि टीचर क्या है, बच्चे को मौके दे, इस तरह की सिचुएशंस दे कि बच्चे क्या करें, ऑब्जर्व कर सकें, अन्वेषण कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें, क्वेश्चंस पुट आउट करें, अपने एक्सपीरियंसेस को रखें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बनाएं, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करें, अपनी समझ को विकसित करें, ठीक है, और अपना कंसेप्ट क्लियर करें, ठीक है। तो सारे कितने हैं, पॉजिटिव वर्ड हैं सारे।
तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो यही तो फायदा है, अगर आप देख लेते हैं तो आपका फायदा होगा। टीचर कंट्रोल्स व्हाट हैपेंस इन द क्लासरूम एंड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन मिनरल। टीचर क्या है, कंट्रोल कर रही है। अगर टीचर कंट्रोल कर रहा है तो वो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड या चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम नहीं होगा, वो कौन सा होगा, टीचर सेंटर्ड होगा। यानी टीचर ही होगा सब कुछ, उसमें बच्चे क्या है, पैसिवली होके सुनेंगे बस। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू ट्रांजैक्ट ईवीएस इन प्राइमरी क्लासरूम। कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस संचालित करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है। तो मैंने कल भी बताया था लेक्चर मेथड। बताइए लेक्चर मेथड होगा कोई, तो कितनी गलत बात है। लेक्चर मेथड तो सबसे गंदा मेथड है, जहां आ जाए ना आंख बंद करके कट कर देना, क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, सबसे बेकार मेथड है, ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है और प्राइमरी के लिए तो बिल्कुल बेकार है। चोक एंड टॉक मेथड या फिर जग एंड मग अप्रोच, ये तो मैंने कहीं नहीं पढ़ी, जगमग। ठीक है, सी बचाए इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग हमें करनी चाहिए, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो। कल मैंने बताया था आपको कल वाली क्लास में कि किस तरह से पढ़ाना है ईवीएस में, इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग हो, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो, यानी पूछताछ पे आधारित। तो बच्चे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पुट आउट करें, जिससे कि क्या हो सके, उनकी क्यूरियोसिटी नर्चर हो सके। क्यूरियोसिटी कैसी हो, नर्चर हो सके, यानी पोषित हो सके, जिज्ञासा बढ़ सके, बढ़े जिज्ञासा को क्या है, प्रमोट करना है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पूछताछ करें। ठीक है, एक्सप्लोर करें, ऑब्जर्व करें। तो इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच या इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग या इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग सबसे बढ़िया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं। An EVS classroom should be a happy classroom। ठीक है, which one of the following is true in this regard। EVS classroom क्या है, एक खुशहाल कक्षा होनी चाहिए, तो कौन सा इसमें से सही है। टीचर remains happy in the class and student follow their instruction happily। ठीक है, टीचर खुश है तो बच्चे भी क्या है, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और खुश रहें। तो भाई ये तो टीचर सेंटर्ड होगा कि टीचर की मर्जी से हो रहा है, कि टीचर के अकॉर्डिंग ही बच्चे खुश होंगे, तो ये तो नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं, एडमिनिस्टर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। भाई पहला ही गलत मिल गया कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हो और फोकस करें रिटन वर्क पे, कि बस लिखने पे फोकस करें, तो ये भी गलत होगा, है ना। बिल्कुल सामने से ही दिख रहा है कि भाई गलत ऑप्शन है। सी ऑप्शन है, ऑब्जर्व करें, एक्सप्लोर करें, क्वेश्चंस पूछें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करें। कितना बढ़िया है कि क्या है, बच्चे क्या है, निरीक्षण करें, अन्वेषण करें, प्रश्न पूछें और गतिविधियां करें। तो सारे ही ऑप्शन कितने हैं, बढ़िया हैं, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल अच्छा होगा। आगे भी पढ़ते हैं। एंश्योर दैट दे रीड द बुक एंड अंडरलाइन द टेक्स्ट फॉर बेटर कॉम्प्रिहेंशन। की बुक पढ़ें और नीचे अंडरलाइन कर लें कि ये हार्ड वर्ड हो गया, हार्ड वर्ड हो गया, यानी डिफिकल्ट वर्ड हो गया, फिर अंडरलाइन कर लिया, तो ये मेथड भी अच्छा नहीं है। ठीक है, ये मेथड टेक्स्ट बुक की तरफ जाता है कि बुक से ही बस पढ़ रहे हैं, बुक में अंडरलाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। फील्ड विजिट्स आर इम्पोर्टेंट इन ईवीएस टीचिंग। देखो ईवीएस में क्या है, सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को क्या है, विजिट्स कराने चाहिए, फील्ड विजिट लेके जाएं, नेशनल पार्क लेके जाएं, जूलॉजिकल पार्क लेके जाएं। ठीक है, जूलॉजिकल गार्डन लेके जाएं, जू लेके जाएं, चिड़ियाघर लेके जाएं, गार्डन में लेके जाएं कोई भी एक्सपेरिमेंट कराने के लिए, तो ये सबसे बढ़िया है। बर्ड सेंचुरीज लेके जाएं बच्चे को। ठीक है, तो ईवीएस शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण महत्वपूर्ण है। ऐसी यात्राओं के लिए इनमें से कौन सा सही है, तो बताइए। गोइंग टू अ प्लेस नियर द स्कूल विद प्री प्लानिंग एंड फॉलो अप एक्टिविटी। तो अच्छी बात है कि क्या है, कहीं भी पास में जा सकते हैं और प्लानिंग करनी है, पहले से प्री प्लानिंग करनी है। कैसे प्री प्लानिंग करनी है, ये नहीं कि मस्ती मारेंगे, मजे करेंगे, फोटो लेंगे, फोन लेके जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। प्री प्लानिंग का मतलब है कि बच्चे, मैडम भी प्लान करें, बच्चे भी प्लान करें कि वहाँ जाके हमें क्या क्या नोट करना है, अपनी डायरी बना के लेके जानी है। एक टेबल बना लेते हैं, जू जाएंगे तो वहाँ एनिमल्स इसमें लिख लेंगे, वो जो बर्ड्स होंगे वो इसमें लिख लेंगे, है ना। और जो गार्डन में जाएंगे तो एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे कि कौन से पेड़ हैं फूलों वाले, कौन से पेड़ हैं फल वाले। ठीक है, और एक्टिविटीज़ के बेस पे करेंगे वहाँ पे। ठीक है, लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन बहुत बढ़िया है। आगे चलते हैं। गोइंग टू अ डिस्टेंट एंड वेल नोन प्लेसेज, यानी जो प्रसिद्ध स्थान हो वहाँ जाएं। तो भाई घूमने थोड़े न जा रहे हैं। गोइंग टू अ नियर बाय प्लेस, के पास के स्थान में चले जाएं, तो ये भी गलत है। गोइंग टू अ प्लेस ऑफ योर चॉइस, कि अपनी चॉइस के प्लेस पे जाएं। तो भाई वीकेंड पे थोड़ी जा रहे हैं, है ना, हॉलीडे पे थोड़ी जा रहे हैं।
हम जा रहे हैं विजिट करने, किस लिए? जिससे कि हम सीख सकें, एनवायरनमेंट से लिंक करके हम चीज़ों को सीख सकें, ठीक है। तो इसलिए तो फील्ड विजिट कराई जाती है ना। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जहाँ बच्चा कुछ सीख रहा हो, जहाँ बच्चा जिस ऑप्शन में आपको लगे कि बच्चा एक्टिव है, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड्स दिख रहे हो, तो उस तरफ ज़्यादा जाइए, ठीक है। देखो करना तो कॉमन सेंस ही है, लेकिन तब भी आपको हेल्प मिल सकती है ना। अ टीचर हैज़ टू टीच द सब थीम एनिमल्स टू क्लास फर्स्ट स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज मोर अप्रोप्रिएट टू ट्रांसलेट दिस थीम टू द लर्नर। टीचर क्या है, एक शिक्षक क्या है, क्लास फर्स्ट के बच्चों को क्या पढ़ा रही है? उपविषय पशु को पढ़ा रही है, यानी सब थीम पढ़ा रही है एनिमल्स, ठीक है, सही बात है। इस विषय को शिक्षार्थी तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अधिक उपयुक्त होगी? कौन सी एक्टिविटी बढ़िया होगी? कौन सी थीम अच्छी होगी? कौन सा मेथड सही होगा? ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आस्क स्टूडेंट टू लिस्ट आउट नेम्स ऑफ एनिमल्स, कि बच्चों से कहें कि जितने भी एनिमल्स हैं उनकी एक लिस्ट बना लो। तो ये क्या तरीका सही है? टेल नेम्स ऑफ एनिमल्स टू द स्टूडेंट, कि बच्चों को एनिमल्स के नाम बता दे कि भाई इनके रट्टे मार लो। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। टेक स्टूडेंट ऑन अ ट्रिप टू द जू टू गिव देम कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, ये कितना अच्छा है। देखो मैं सच बता रही हूँ, ईवीएस की पेडागोजी इसी चीज़ पे बेस्ड है कि बच्चों को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जू लेके जाएं, गार्डन में लेके जाएं, एनवायरनमेंट से लिंक कराएं, इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चंस कराएं, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज़ बच्चे लगाएं, इमेजिनेशन करें। तो इन चीज़ों पर ही सारी ईवीएस रखी हुई है पेडागोजी, ठीक है। तो बच्चों को क्या करना है, जू लेके जाएं, चिड़ियाघर या लेके जाएं, जिससे कि कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस ले सके। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस क्या होता है कि सामने से डायरेक्ट एक्सपीरियंस ले सकें, देख सकें, टच एंड फील कर सकें। भाई शेर को तो टच नहीं कर सकते, लेकिन देख तो सकते हैं। तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है, यानी अपनी आंखों से रियल लाइफ देखना, बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये क्या है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे भी पढ़ते हैं। So colored photographs of a variety of animals to give them understanding about animals, की फोटो दिखा दें, भाई कैटलॉग लेके आए, ये टाइगर है, ये कैट है, ये डॉग है। तो ये कितना गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा बहुत अच्छा है। छात्रों को ठोस अनुभव देने के लिए चिड़ियाघर की यात्रा पर ले जा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। देखो फिर से एक क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन है। तो ईवीएस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ये क्वेश्चन बार बार आता है और हर शिफ्ट में आया है पिछली बार। तो जिसने भी क्लास ने देखी है देख लेना, फायदा ही होगा आपका। इश्यूज कंसर्न्स ऑफ साइंस, सोशल साइंस, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, या फिर इश्यूज कंसर्न ऑफ सोशल साइंस, या फिर इश्यूज एंड कंसर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वलिटीज। देखो सोशल इनइक्वलिटीज की बात तो अलग हट गई, ठीक है, एनवायरमेंटल एजुकेशन की भी बात होती है और सोशल साइंस की भी बात होती है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में क्या है, साइंस भी दिया गया है, सोशल साइंस भी दिया गया है। तो ये ऑप्शन हमारा ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनमें सिंगल सिंगल दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। और जो थर्ड दे देता तो और भी अच्छा होता, ठीक है। तो ये क्या है, इस तरह के ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। तो हमें उस ऑप्शंस के पास जाना है जो पॉजिटिविटी की तरफ जाता हो। देखो 2 चैप्टर दिए हुए हैं और ईवीएस क्या होता है, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, जिसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, 2-3 सब्जेक्ट होते हैं, सोशल साइंस भी होती है, साइंस भी होती है, एनवायरमेंटल एजुकेशन भी होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते रहिए आप भी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो लोग बाद में भी देखें ना तो वो भी बताते रहिएगा, आपका ही रिवीजन होगा। वीडियो रोकना, बाद में पहले आंसर लिखना, उसके बाद सुनना, पहले आंसर लिखना फिर सुनना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू एनवायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए, एनवायरमेंटल स्टडीज इन क्लासेज 3rd to 5th as a subject integrate the concept and issues of science, social science and environmental education। दोबारा आ गया, 3री से 5वीं कक्षा में पर्यावरण अध्ययन में एक विषय के रूप में, यानी एक ही विषय में कौन कौन से सब्जेक्ट इंटीग्रेट रहते हैं, कौन कौन से समाहित रहते हैं। साइंस भी रहता है, सोशल साइंस भी रहता है, एनवायरमेंटल एजुकेशन भी रहता है, ठीक है। तो कितना बढ़िया ऑप्शन है, सारे इसी में मिल गए। तो आगे चलो पढ़ लेते हैं। जब भी This subject is there in class 1st and 2nd and issues and concerns related to it are given through language
एंड मैथमेटिक की भाई लैंग्वेज की जो है इंग्लिश की बुक है और मैथमेटिक की है वो उनके अंदर ईवीएस रहती है, उनसे इंटीग्रेट रहती है, उनसे कंसर्न रहती है, तो ऐसा नहीं है भाई, मैथ की तो कहीं बात होती नहीं है ईवीएस में। द लैंग्वेज यूज्ड इन द ईवीएस टेक्स्ट बुक आर फॉर्मल, यानी जब ईवीएस पढ़ाएं तो बिल्कुल टेक्स्ट बुक से पढ़ाएं और लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज होनी चाहिए, एक भी वर्ड अलग ना निकले, तो ये भी गलत है ना। इट इज बेस्ड ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट अप्रोच, कि सिंगल सब्जेक्ट अप्रोच है, तो ये भी गलत है, सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, ये तो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, सारे सब बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें इंटीग्रेट रहते हैं, ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। समझ तो आ रहा है ना सभी को, बताते रहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड ईवीएस टेक्स्ट बुक विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी अ गुड रिसोर्स फॉर ईवीएस लर्निंग। ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है, बताइए कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है टेक्स्ट बुक से अलग। फील्ड विजिट, भाई ये तो सबसे ही अच्छा है, रेडियो, विकिपीडिया या एनसाइक्लोपीडिया, तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है फील्ड विजिट। भाई जितना तुम विजिट लेके जाओगे, जितना भी तुम दौरा कराओगे बच्चों को उतना ही अच्छा है। जूलॉजिकल गार्डन लेके जा रहे हैं, जू लेके जा रहे हैं, गार्डन में लेके जा रहे हैं, साइंस म्यूजियम लेके जा रहे हैं, तो क्या है फील्ड विजिट कराना बच्चों को अच्छा है। बर्ड सेंचुरीज लेके जा रहे हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बाकी क्या है, ये संसाधन है लेकिन इतने अच्छे नहीं है। ईवीएस को हमें कैसे बढ़ाना है, एनवायरनमेंट से लिंक करके, और एनवायरनमेंट से लिंक कैसे होगा, जब बच्चों को बाहर लेके जाएंगे, है ना। यानी ईवीएस क्या कहती है कि क्लास को बाहर से जोड़ें, बाहर की दुनिया से जोड़ के पढ़ाएं, है ना। तो बाहर की दुनिया से यानी कुछ भी पढ़ा रहे हैं, जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो चलो भाई गार्डन में रियल लाइफ एग्जाम्पल देंगे, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस देंगे बच्चों को, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियो कल्चरल इश्यूज रिलेटेड टू वाटर थीम कैन बी इफेक्टिवली लर्न थ्रू, यानी जो वाटर है, वाटर जो चैप्टर है ये भी मैंने आपको पूरा कराया है। जल विषय से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों के माध्यम से प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। कैसे सीखा जा सकता है भाई, रोल प्ले से भी सीख सकते हैं, वाटर का कोई भी एक्ट कर सकते हैं कि भाई जल हमें बचाना चाहिए, जल अगर नहीं होगा तो हमारा जीवन कैसा होगा। डायलॉग बेस्ड भी हो सकता है कि बच्चे क्या है आपस में डायलॉग करें, संवाद करें वास्तविक जीवन पे, ठीक है। फील्ड ट्रिप तो सबसे ही अच्छा है, या फिर बच्चों को होमवर्क दे दें कि भाई डेमोन्स्ट्रेट करो और होमवर्क करो, प्रदर्शन करो, गृह कार्य करो, लिख के लाओ वाटर के ऊपर 10 पेज में, तो ये सबसे गलत तरीका है ना। तो ए ऑप्शन भी हमारा ठीक है कि रोल प्ले भी करा सकते हैं, बी भी अच्छा है कि डायलॉग डिस्कशन हो, सी क्या है फील्ड ट्रिप हो, ठीक है। तो ए बी सी हमारा ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ए में दिया है ना, ए बी सी, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बताते रहिए आप लोग भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस टेक्स्ट बुक कंटेन रियल स्टोरीज, नैरेटिव्स एंड रियल इवेंट्स फॉर द लर्निंग ऑफ ईवीएस बिकॉज। ईवीएस क्या है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियां, व्याख्यान और वास्तविक घटनाएं हैं, क्योंकि क्यों है भाई, सब कुछ दिया गया है उसमें, सुनीता विलियम के बारे में दिया गया है, ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया है, गोलकोंडा फोर्ट के बारे में दिया गया है, और क्या है और भी बहुत चीजें हैं इंटरेस्टिंग की, वाटर है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है। क्यों दिया गया है, दे आर द रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लर्निंग, ये सूचना और सुझाव के समृद्ध स्रोत हैं, बात तो ठीक है। दे इंस्पायर स्टूडेंट, टीचर्स एंड कम्युनिटी, सही बात है कि बच्चे इंस्पायर भी होते हैं पढ़ के, है ना, इंटरेस्टिंग स्टोरी भी तो है उसमें। They can provide us an opportunity to revisit experiences as we are familiar with, यानी जो हम पहले से जानते हैं हमें दोबारा जानने का मौका मिलता है, बच्चों को मौके मिलते हैं कि वो दोबारा से विजिट कर सकें अपने अनुभवों को, तो ये भी ठीक है। They make the pedagogy of EVS easy for the teacher, कि टीचर के लिए EVS easy हो जाती है पढ़ानी, मतलब ये स्टोरीज दी हुई है, तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं हुआ कि भाई टीचर का फायदा हो रहा है, हमें बच्चे का फायदा देखना है ना, सीटेट पास करना है। तो ए बी सी तीनों ऑप्शन ठीक है, ठीक है, कि क्या है रिच सोर्स इन्फॉर्मेशन है, लर्निंग भी हो रही है, बच्चे इंस्पायर भी हो रहे हैं, उन्हें सीखने का मौका भी मिल रहा है, तो ए बी सी ठीक है। कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, सेल्फ असेसमेंट इन ईवीएस इज, ईवीएस में स्वयं मूल्यांकन है, तो सेल्फ असेसमेंट हम अभी पढ़ के आए हैं, आप लोग बताएंगे। असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के रूप में आकलन। लर्निंग अबाउट लर्निंग यानी मेटाकॉग्निशन, सीखने के बारे में सीखना, या फिर थिंकिंग अबाउट ऑन थिंकिंग, है ना।
जजमेंट अबाउट अचीवमेंट एंड आउटकम्स ऑफ लर्निंग, उपलब्धि और सीखने के परिणाम के बारे में निर्णय करना खुद ही। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए। तो डी ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। ऑफ क्या होता है, सबमिटिव असेसमेंट, और यहाँ किसकी बात हो रही है, सेल्फ असेसमेंट की। तो ए ऑप्शन भी हमारा ठीक है कि एज लर्निंग क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट, यानी खुद की बात हो रही है, हमारे आकलन की बात हो रही है, ठीक है। लर्निंग अबाउट लर्निंग यानी सीखने के बारे में सीखना है। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अपनी ही सोच पे विचार करना, सीखने के बारे में सीखना, ठीक है। अपनी उपलब्धियों को आंकना कि भाई हम कितने पानी में हैं, कितने नंबर बने हमारे, है ना। तो ए बी सी तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। तो फर्स्ट ही ऑप्शन में दिए गए हैं ए बी सी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं। लर्निंग ऑफ ईवीएस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सीखने का जो तरीका है ईवीएस का, सीखने का किस सिद्धांत पर आधारित है ईवीएस, बताइए। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, यानी सरल से जटिल की ओर, पहले बच्चे को सरल चीजें बताएं फिर कठिन बताएं, हैं। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाएं, या फिर नॉन टू अननोन जाएं, या फिर कॉम्प्लेक्स टू सिंपल की स्टार्टिंग में ही जटिल चीजें बता दें, कठिन चीजें बताएं, फिर आराम से धीरे क्या है सरल चीजें बताते रहें। तो क्या ऐसा है, ग्लोबली पढ़ाएं वैश्विक से, तो ये भी गलत है। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट की पहले क्या अमूर्त चीजें दिखा दें कि भाई पहले बिल्कुल हार्ड चीजें दिखा दें, फिर पहले चैप्टर पढ़ा दें पूरा, फिर तुम्हें एक्सपेरिमेंट कराएंगे, तो ये तो गलत है ना, तो ये भी गलत है। हमें कैसे जाना है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना है, यानी पहले ठोस चीजें दिखानी है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस कराना है बच्चे को, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्टनेस की तरफ जाना है ना। हमें कैसे जाना है, लोकल टू ग्लोबल जाना है, ठीक है। तो ये भी गलत था। हमें क्या करना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बिल्कुल सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है, यानी पहले बच्चों को सरल चीजें सिखानी है, ठीक है। बच्चों को कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस देना है, भाई स्टार्टिंग में सरल ही तो सिखाएंगे, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थीम इन ईवीएस एट प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा विषय है, तो बताइए कौन सी थीम है। पढ़ी थी हमने कल मटेरियल, तो मटेरियल हमने कहीं पढ़ा है थीम में, नहीं पढ़ा ना, तो ये तो गलत है। थिंग्स वी मेक एंड डू, चीजें हम बनाते हैं और करते हैं, तो ये तो हमने पढ़ा था, ये तो ठीक है ना। नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये तो हमने टॉपिक के अंदर तो हम पढ़ रहे थे लेकिन थीम में नहीं पढ़ा, तो ये भी गलत है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी फूड को कैसे संरक्षण कर सकते हैं, तो ये हमने किस में पढ़ा, जब हमने फूड एंड न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ा था, तो चैप्टर के अंदर पढ़ा था हमने, थीम नहीं है ये। थीम कौन सी है, थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है। थीम्स कौन कौन सी हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। और कौन कौन सी हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, शेल्टर है, ठीक है, वाटर है, ट्रेवल है, ठीक है। थिंग्स वी मेक एंड डू, चीजें जो हम बनाते हैं करते हैं, 6 हैं, तो बताएंगे आप लोग और कौन कौन सी हैं, ये तो शायद सब थीम है, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ असेसमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस, ईवीएस के शिक्षण अधिगम के लिए मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति उपयुक्त है, तो बताइए। असेसमेंट की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ असेसमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस, ईवीएस के लिए किस तरह का आकलन होना चाहिए, एवरीडे होना चाहिए, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट हो, या फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग हो, या फिर 6 मंथ में यानी 6 महीने में एक बार पेपर हो जाए, बात खत्म, यानी सबमिटिव असेसमेंट हो, महीने में एक बार देख रहे हैं कि भाई पूरी बुक कंप्लीट हो गई है तब टेस्ट ले रहे हैं, या फिर एंड ऑफ द ईयर हो कि पूरी साल कुछ नहीं करा लास्ट में जाके पेपर कर लिए, तो ये हो। तो ये गलत तरीका, ये क्या है, सबमिटिव असेसमेंट की तरफ जाते हैं। आकलन कैसा होना चाहिए, डेली बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें एवरीडे नहीं होता तो हम एवरी मंथ पे चले जाते हैं, यानी नजदीक में होना चाहिए, जैसे पढ़ा रहे हैं टॉपिक को तुरंत उसका आकलन हो, या तो एवरीडे हो, या 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, ठीक है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें जाना है, ठीक है। तो एवरीडे आकलन होना चाहिए, यानी रोज रोज आकलन होना चाहिए, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं साथ के साथ उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। Which of the following strategies is the most appropriate strategy to teach EVS to student with linguistic difficulties, यानी जिन बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम है, भाषाई कठिनाई वाले छात्रों को EVS सिखाने के लिए कौन सी रणनीति सबसे बढ़िया है, तो बताइए कौन सी रणनीति अच्छी होगी। प्रोवाइड लर्निंग मटेरियल्स विच आर इन टेक्टाइल फॉर्म और लार्ज प्रिंटेड,
यानी सीखने की सामग्री प्रदान करें जो अक्षुण रूप या बड़े प्रिंट हैं, तो भाई जिन्हें देखने में दिक्कत है उनके लिए बढ़िया है ये तो, है ना। एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट अलोंग विद सिंपल डायग्राम्स, कॉन्क्रीट मटेरियल्स एंड एक्टिविटीज, ये बात बिल्कुल सही है कि कैसे करना है, सिंपल सिंपल बिल्कुल डायग्राम देने हैं, कंसेप्ट को बिल्कुल सरल चीजों से बताना है, कॉन्क्रीट मटेरियल दिखाने हैं, यानी जिसे वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस ले सके, देख सके। भाई भाषा में ही तो दिक्कत है, देख तो सकते हैं अच्छे से, है ना, एक्टिविटीज तो कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सी भी पढ़ते हैं, प्रोवाइडिंग ऑडियो लेसन्स, की भाई उन्हें सुनने वाले ऑडियो लेसन्स दे दें, तो ये भी गलत है। मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द लर्नर्स टू सिट इन द फ्रंट रोज इन द क्लासरूम, भाई उन्हें देखने में दिक्कत नहीं है जो हम उन्हें आगे बिठाएंगे, उन्हें क्या है, भाषाई प्रॉब्लम है, भाषाई कठिनाई है उनके साथ, ठीक है। तो क्या है, उन्हें सिंपल सिंपल डायग्राम दिखाएंगे, कॉन्क्रीट मटेरियल दिखाएंगे जिससे वो देख के भी समझ सकें, ठीक है, और एक्टिविटीज कराएंगे, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बस आज की वीडियो में इतना ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे अब मे बी सीडीपी की मैराथन हो, ठीक है। बाकी जो आप कहेंगे मैं वो भी करा दूंगी, कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको कहाँ दिक्कत है, जो भी सब्जेक्ट आप कहेंगे मैं वो भी करा दूंगी। वैसे हम सीडीपी की मैराथन भी करेंगे, उसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रखेंगे, ठीक है, 4 से 5 टॉपिक रख लेंगे, और अगर आप कहेंगे तो क्वेश्चंस भी रख लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सबसे अच्छा है प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छा पेपर जाएगा, पैनिक नहीं होना है, डर नहीं है, चिल मोड में पढ़िए बिल्कुल, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, अगर क्लास थोड़ा जल्दी भी होती है और मैं ना भी बता पाऊँ तो आपको पता चल जाए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।